हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एमपीजी के विषय में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स कवर किए, किंतु चूंकि अब आयोग के द्वारा अंक सूची हमें बता दी गई है, सभी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स यहाँ पर पता चल गए हैं। सो हम अपनी रणनीति को बदलते हुए मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की दृष्टि से 2019 एमपीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए स्टार्ट करते हैं एमपीजीके का पहला टॉपिक, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। इसमें हम दो भूभाग शामिल करेंगे, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अन्य भौतिक प्रदेश हम अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखें कि पिछले कुछ वर्षों में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमसे पूछे गए। तो यहाँ पर 100 शब्दों वाली कैटेगरी में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बघेलखंड के पठार के उच्चावच तथा स्थलाकृति का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, बुंदेलखंड के पठार का पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है। थर्ड क्वेश्चन हम देखें, विंध्याचल और बघेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखी है। तो इस प्रकार 100 शब्दों से 3 प्रश्न पूछे गए और पिछले कुछ वर्षों में 300 शब्दों में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें पहला है, मालवा के पठार का आर्थिक महत्व बताइए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश को लगभग 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्टिकुलर इस वीडियो में हमने यहाँ पर 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला भाग होगा मध्य भारत का पठार और दूसरा बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, जिसमें हम 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला कि इस टॉपिक को हम यहाँ पर याद किस प्रकार करें, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हम अपने उत्तर में शामिल करेंगे। पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस टॉपिक को 100 शब्दों में किस प्रकार लिखा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य भारत के पठार की भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, जिन्हें हम वहाँ पर आंसर फ्रेम करने में यूज़ करेंगे। पहले हम उन्हें रिकॉल कर लें, जिससे हम याद भी रख सकें, और उसके बाद हम देखें किस प्रकार हम इन्हें मेंस में आंसर राइटिंग के रूप में लिखेंगे। सो स्टार्ट करें कि विंध्यन शेल समूहों के अपर्दन और चम्बल नदी के निक्षेप। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जब विंध्यन चट्टानों का कटाव हुआ और जब चंबल नदी अपने साथ कुछ अवसाद, कुछ कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आई और उसका जमाव हुआ, तब इस पठारी भाग का निर्माण हुआ। चलिए अब जिले देखते हैं कौन से जिले शामिल हैं। तो नीमच, मंदसौर और ग्वालियर चंबल संभाग के यहाँ पर आप देखें कुछ जिले सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर देखें 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आप देख सकते हैं लगभग 10.7%, जी हाँ 10.7% पोर्शन कवर करता है पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर देखें कुछ मुख्य नदियाँ, तो चंबल, सिंध, पार्वती, कुमारी, ऐसी कुछ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। मुख्य बिंदु यहाँ पर हम देखें कि यह एक जलोढ़ मिट्टी वाला उपजाऊ क्षेत्र है। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि चंबल नदी अपने साथ अवसाद लाई, अर्थात जल अपने साथ जो लोड लाया, जो भार लेके आया, उसी से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमा हुआ। अब देखते हैं कुछ प्रमुख फसलें। तो इस क्षेत्र में तिलहन फसलों का उत्पादन हम देखें अधिक होता है, सरसों, अलसी, तिल, और खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में गेहूं, ज्वार आदि फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमने सारा फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया, अब हम इन पॉइंट्स को लेकर 100 शब्दों में इसे आंसर राइटिंग के फॉर्म में समझते हैं। चलिए, तो मध्य भारत के पठार की यदि हमसे भौगोलिक संरचना पर टिप्पणी पूछी जाती है 100 शब्दों में,
तो हम देखें किस प्रकार लिखें। 2-3 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला, पैराग्राफ राइटिंग का यूज़ ना करें। दूसरा पॉइंट, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें। और तीसरा और आखिरी बिंदु, आप यहाँ पर लेफ्ट में हाशिए पर देख रहे हैं किस प्रकार हमने पहले ही सारे पॉइंट इंडिकेट कर दिए जो हम क्वेश्चन में यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखें किस प्रकार, निर्माण, स्थिति और विस्तार, जिले, क्षेत्रफल, प्रतिशत, मिट्टी आदि। तो इस प्रकार यहाँ पर एग्जामिनर जब हमारी कॉपी चेक करेगा और उससे पता चलेगा कि साहब सभी बिंदु यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा कवर किए गए हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आगे हमने एक एक लाइन में वन लाइनर के रूप में एलोबरेट कर दिया, तो इससे सारे फैक्ट भी हमें सामने एग्जामिनर को दिख जाएंगे और सारे बिंदु भी उसे लगेगा कि स्टूडेंट के द्वारा कवर किए गए। तो इससे हम वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। निर्माण की बात करें तो हमने जैसा पहले देखा कि विंध्याचल क्रम की चट्टानों के अपर्दन और चंबल नदी ने जो निक्षेपों का जमाव किया उस कारण ये पठार निर्मित हुआ। अब मैप में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर प्रदेश के शीर्ष भाग पर उत्तर में स्थित है। जिलों की बात करें तो यहाँ पर कुछ जिले इसमें सम्मिलित हैं जिनकी हम विशेषता भी साथ साथ देखते चलें। भाई, अफीम उत्पादक क्षेत्र नीमच और मंदसौर, सरसों की डलिया भिंड मुरैना, कुनो पालनपुर उद्यान के लिए प्रसिद्ध श्योपुर, तानसेन की नगरी ग्वालियर, माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध पर्यटन की दृष्टि से शिवपुरी आदि जिले इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें आप मुख्यतः देखें ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के जिले इसमें शामिल हैं। क्षेत्रफल यहाँ पर आप देखें कि इस प्रकार लिखें, क्षेत्रफल डैश लगाकर पूरा याद ना रख सकें तो लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर। आप अगर याद रख सके तो वहाँ पूरा लिख दें और इस प्रकार कभी ना लिखें कि इस पठारी भाग का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है। सीधे क्षेत्रफल डैश लगाकर जो अंक है सीधे उसे लिख दें। अब यहाँ पर प्रतिशत बहुत आसान है याद रखना, लगभग 10.7% भाग पर फैला है। यहाँ पर मिट्टी में आप देखिए जो भी मिट्टी पाई जाती है उस पठार पर सीधे उस मिट्टी का नाम और ब्रैकेट में हमने एक विशेषता लिख दी कि पूरे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर का शेष भाग देखते हैं। अभी तक लगभग हमने 50 शब्द देखे, अब शेष भाग पूरा करें। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है भिंड, वो भी इसी पठार में शामिल है। हम नदियों की बात करें तो इंदौर, महू, जानापाव से निकलने वाली चंबल, सिंध, सीहोर, आष्टा से निकलने वाली पार्वती और कुमारी आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे हमने पूर्व में समझा कि सरसों की डलिया वाला क्षेत्र इसमें शामिल है, इसीलिए यहाँ पर आप देखें तिलहन फसलें अधिक उत्पादित होती हैं। सरसों, अलसी, तिल और कुछ खाद्यान्न फसलें गेहूं, ज्वार आदि अन्य फसलों का उत्पादन होता है। कुछ प्रमुख फसलें हैं। खनिज के रूप में देखें तो संपन्न क्षेत्र है चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, या हम कहें कि ग्वालियर में लाल और हरा संगमरमर जिसे हम रंगीन मार्बल के रूप में देखते हैं वह भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखें आपकी उद्योग की दृष्टि से, चूंकि सरसों का उत्पादन अधिक होने के कारण सरसों के तेल का कारखाना यहाँ पर स्थापित है जो कि मुरैना जिले में है। कत्था उद्योग की दृष्टि से हम देखें तो मुख्यतः 3 जगह सभी जानते हैं कत्था पाया जाता है, बानमोर मुरैना, शिवपुरी और रीवा के चुरहट। यहाँ पर हम मुरैना और शिवपुरी का तो जिक्र करेंगे लेकिन रीवा जिले का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वह इस पठार का भाग नहीं है, किंतु वहाँ कत्था पाया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो अनेक ऐतिहासिक इमारतें, जिसमें सबसे पहला मुख्य बिंदु राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया ग्वालियर का किला, मोती महल, सास बहू का मंदिर और गुजरी महल आदि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, जिसमें यह सभी इमारतें हम देखें ग्वालियर जिले में स्थित हैं। पर्यटन में प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो वन्य जीवों की शरण स्थली, जी हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। तो इस प्रकार हमने देखा
कि मध्य भारत के पठार को यदि हमसे 100 शब्दों में वहाँ पूछा जाता है तो किस प्रकार हम उसको फ्रेम बनाकर और पॉइंट टू पॉइंट सारे बिंदु यहाँ पर कवर करते हैं। चलिए अब वीडियो में अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे आधा टॉपिक हमने अभी कवर किया। दूसरा पॉइंट हमारा होगा बुंदेलखंड का पठार। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि हम सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को देखें, उसके बाद हम आंसर राइटिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार, यही प्रदेश का दूसरा ऐसा पठार है जो 2 भागों में बटा है। एक पठार आप देखें मध्य भारत, वह भी जिसका अधिकांश भाग तो ग्वालियर चंबल संभाग में है, किंतु एक छोटा सा हिस्सा नीमच मंदसौर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक उसी प्रकार बुंदेलखंड का पठार भी 2 भागों में बटा है, जिसका एक हिस्सा तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिखाई देता है और दूसरा भाग सागर संभाग में शामिल है। यहाँ पर हम देखें इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम कालखंड पता करें कि किस कालखंड में, तो आर्कियन युग, वह आर्कियन युग था जब ग्रेनाइट और नीस, 2 चट्टानें ध्यान रखें, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है। जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे अंत में बनने वाला जिला, सबसे अंत में गठित निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया, वह जिला शामिल है। टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड, दतिया और सागर संभाग के कुछ जिले इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर हम क्षेत्रफल देखें तो इसे इस प्रकार याद ना रखें कि 23,737 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार याद रखने पर हमें ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होगा, इसे हम अलग तरीके से कुछ करने का प्रयास करें। 23737 23737 ऐसे याद रखें तो हम आसानी से बुंदेलखंड का क्षेत्रफल याद रख सकते हैं। चलिए, जिस प्रकार आप देखें कि बुंदेलखंड शब्द यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 भाग में बटा है, उसी प्रकार इसके क्षेत्रफल में भी 37 अंक 2 बार रिपीट हो रहा है, 23737। मैं आशा करता हूँ वीडियो में ही आपको यहाँ पर इसका क्षेत्रफल याद हो गया होगा। अब हम चलें इसके प्रतिशत, तो लगभग 7.7% भाग पर यह फैला है, 7.7%। सबसे इसका मुख्य बिंदु देखें सिद्ध बाबा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और उसके बाद फिर मेंस में हम आगे डिटेल लिख देंगे किस जिले में है, ऊंचाई कितनी है आदि बिंदु। यहाँ पर देखें 3 मुख्य नदियाँ, बेतवा, सिंध और केन, ये 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अब यहाँ पर मिट्टी में एक अलग विशेषता है, क्योंकि लाल, पीली और काली तीनों ही मिट्टियों का मिश्रण यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर मिट्टी जो है वो मिश्रित रूप में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में देखें तो गेहूं, ज्वार और तिलहन फसलों का भी उत्पादन यहाँ पर होता है, जिनमें सरसों, अलसी, तिल आदि फसलें सम्मिलित हैं। चलिए, अब हमने बुंदेलखंड के पठार का यहाँ पर एक ओवरव्यू देखा, कुछ पॉइंट्स देखे, मुख्य बिंदु, जिससे हम उसे याद आसानी से रख सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम इसे 100 शब्दों में किस प्रकार लिखें। चलिए स्टार्ट करें। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि बुंदेलखंड के पठार की भौगोलिक संरचना 100 शब्दों में टिप्पणी लिखें। सबसे पहला बिंदु निर्माण, आर्कियन युग में निर्माण हुआ, जैसा हमने पहले युग याद किया, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब हम मैप में इसकी लोकेशन बता दें कि विस्तार तो मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा में भी इसका विस्तार है। जिले में मुख्य तौर पर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड, दतिया आदि जिले सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल जैसा हमने पूर्व में याद किया 237 और प्रतिशत में देखें तो 7.7% भाग पर फैला यह मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है। चलिए, इस प्रकार हमने प्रश्न का आधा भाग कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट में बाकी 50 शब्द हम देखते हैं। उत्तर का शेष भाग, चलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी जैसा हमने पहला देखा था सिद्ध बाबा सागर जिले में स्थित है। जी हाँ, सागर संभागीय क्षेत्र में सागर जिले में स्थित इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई हम याद रखें 1172 मीटर। जिस प्रकार आपने देखा धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नदियों में आपने देखा रायसेन के कुमरा गांव से निकलने वाली बेतवा और सिंध, केन आदि नदियां प्रवाहित होती हैं।
कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलों के साथ तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। खनिज, जी हाँ, ये मुख्य बिंदु है जिसमें हम देखें ग्रेनाइट और ग्रेफाइट आदि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। और वैसे ग्रेफाइट हम देखें तो बैतूल जिले में अधिकांश मात्रा में होता है, किंतु बैतूल इस संभाग में शामिल नहीं है, फिर भी कुछ मात्रा में यहाँ पर ग्रेफाइट पाया जाता है। उद्योग की दृष्टि से अगर मालवा के पठार से तुलना करें या प्रदेश में अन्य पठारी भाग की तुलना में देखें तो उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से नहीं हुआ। फिर भी हम देख सकते हैं कि छतरपुर, दतिया ऐसे कुछ जिले हैं जिनमें सीमेंट और बीड़ी उद्योग के कुछ कारखाने यहाँ पर संचालित हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। यहाँ पर देखें, सबसे पहला अपने कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो छतरपुर जिले में स्थित है। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रमुख जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी जैन मंदिर, कहीं पर सोनगिरी भी देखने को मिलता है, दतिया जिले में स्थित है। और सबसे अंत में अपनी चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी का किला। तो इस प्रकार हमने देखा किस रूप में हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आंसर को अपने कंप्लीट किया। और इस वीडियो में हम देखते हैं मात्र इतना ही। यहाँ पर वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।